वज़ीर आला के दोबारा मुमकिन इंतखाब की सूरत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी फैसला कुन अहमियत इख्तियार कर गए हैं। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के डी सीट होने पर 186 का नंबर किसी के पास नहीं होगा। इन नंबरों बारे अखलाक अहमद तफसील बताएंगे। अखलाक, क्या सूरत हाल है और मुस्लिम लीग नून कितना फ़ायदेमंद हो सकती है इस मामले में? वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब की सूरत में जो सूरत हाल है वो इंतहाई दिलचस्प हो गई है, जबकि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है उनका किरदार भी अहम हो गया है। वज़ीर आला के इंतखाब में सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी फैसला कुन अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक नंबर गेम में हुकूमत अपोजिशन का पलड़ा अगर बराबर भी हो जाए तब भी जो है वो जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जो है उनका पलड़ा भारी दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग के जो मुनर्रफ अरकान है वो पार्टी पॉलिसी के बरस वोट नहीं डाल सकेंगे, जबकि वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से मुलाकातों का भी इस हवाले से फैसला हो चुका है और पंजाब असम्बली का ईवान जो है वो इस वक्त 371 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 25 अरकान 20 सीट होने पर गोल्डन फिगर 186 जो है वो किसी के पास नहीं होगा, जबकि 25 अरकान की नाहली के बाद पंजाब का ईवान 346 अरकान पर रह जाएगा। ईवान में अद्दी अक्सरियत 173 वाला जो है वो वज़ीर आला जो है वो पंजाब मुंतखब हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त 165, जबकि पीपल्स पार्टी 7 और आज़ाद अरकान 4 और राय हक पार्टी का एक रुकन है, जिससे हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 170 अरकान पर मौजूद है। जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिप्टी स्पीकर है उनको अगर निकाल दिया जाए तो उनकी तादाद जो है वो 157, जबकि मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान अगर इनको शामिल करें तो इस तरह 167 जो अरकान है वो बनते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी और चौधरी निसार ने वज़ीर आला के इंतखाब में जो वोट है वो कास्ट नहीं किया था। डिप्टी स्पीकर ने इजलास देर किया था और चौधरी निसार ईवान में ही नहीं आए थे। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान के नायल होने की सूरत में अगर हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि स्पेशल निश्चितों पर जो पीटीए की 5 नए अरकान है अगर उनको भी शामिल कर लें तो भी जो पोजीशन है वो उस वक्त जो है वो नून लीग की बारी देती है। अगर मुस्लिम लीग नून के 4 मुनहरफ अरकान भी हमजा शहबाज को वोट नहीं डालते तो भी जो सिचुएशन है वो इस तरह हो जाएगी कि हुकूमत और अपोजिशन 172 अरकान जो है वो बराबर हो जाएंगे, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर का वोट जो है वो फैसला कुन होगा। और अगर डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का साथ देते हैं तो हमजा शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला बन जाएंगे। जी अच्छा अखलाक, जैसा कि एक तरफ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग भी नहीं हो रही और ये अमल भी तवालत का शिकार हो रहा है, तो इन हालात में सारी सरगर्मियाँ कैसे आगे चल सकती हैं? चूंकि आइन और पंजाब असम्बली के रूल्स के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटरिएट में जमा है, वो अभी तक ईवान का हिस्सा नहीं बनी, ईवान में पेश नहीं की गई। तो इस तरीके से जो मौजूदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं वो उनकी मौजूदा पोजीशन बरकरार रहेगी ता वक्त के, जब तक के वो उस वक्त इजलास चेयर नहीं कर सकते जब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो मोशन है वो पंजाब असम्बली में पेश ना हो और उसकी ठीक है, मंजूरी ये ना हो। कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक मोशन पेश ना किया जाए। अखलाक, साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट शमीम मलिक साहब ने। शमीम साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। क्या मंजर आप देख रहे हैं, चूंकि ये भी कहा जाता है कि अगर पहले पोल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं तो सेकंड पोल में हो सकता है कि गवर्नर सूबाई असेंबली में कॉल देकर इंतखाब करवा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ये अगर तो पहली जो है उसमें अगर हो जाए फिर तो जो कि इम्कान नहीं लग रहा, उसके बाद जो सेकंड काउंटिंग है उसके अंदर तो जो जितने लोग उस वक्त हाउस में मौजूद होंगे उनकी मेजोरिटी जिसके पास होगी ही विल बी इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर। तो इस पे तो कोई अबहाम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, ये रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है ऑलरेडी और ये हो जाएगा। लेकिन असल मसला तो ये है कि क्या जो आई है एक जजमेंट, इसका इम्पैक्ट होगा क्या और किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कैसे तो कोई प्रोसेस चलेगा, क्या ये अप्लाई करेगी भी इसके ऊपर पंजाब असम्बली के ऊपर या नहीं। बिकॉज ये एक ऐसी जजमेंट है जो कि इससे पहले ये इलेक्शन हो चुके थे, ये एक फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। तो क्या ये इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका, चूंकि स्पेसिफिकली कोई डायरेक्शन तो नहीं दी गई कि इलेक्शन कराएं या फिर पिछले इलेक्शन को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर नहीं किया गया। तो क्या ये इस जजमेंट के को किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी या इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अभी तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर इलेक्शन की बात हम करें तो मेरा ख्याल है ये उसके आगे की बात है, इससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी क्लियर होनी है।
अच्छा शमीम साहब, चूंकि फैसले में पार्लिमान को ये कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान बारे मजीद उसूल वज़ा करें, यानी इस पर सोच विचार की जाए, तो पार्लिमान इस बारे क्या बेहतर कर सकता है? देखिए, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट करे, इसका मतलब ये है कि ये जो सिटिंग पार्लियामेंट है वही कर सकती है ना। अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है वो तो नहीं कर सकते, उनका तो ये मैंडेट ही नहीं होता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके। तो अगर आप ये कहें कि ये कोई पार्लियामेंट जो है वो करे, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद है वही करेगी। अगर इलेक्शन में चले जाते हैं और वो एक इंटरिम बन जाती है गवर्नमेंट, तो वो तो उनका तो ये मैंडेट नहीं है। तो ये जो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पे यही कहा कि अगर हम ये भी कह दें कि ये जो है उम्र के लिए सारे के लिए होगी, लाइफ टाइम होगी, तो वो ये समझते हैं कि ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है तो इट वुड अमाउंट टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए उन्होंने, जिसका काम है असल में ये जो लेजिस्लेशन है, ये काम तो पार्लियामेंट का ही है, तो ये पार्लियामेंट को ही उन्होंने क्या करें, क्योंकि ये काम उनका है बुनियादी तौर पे। ये जो एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है उसको कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये ठीक है, ये काम पार्लिमान का है, उनको इस बारे सोच विचार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट शमीम मलिक इस बारे अपनी राय दे रहे थे, साथ ही साथ अखलाक अहमद भी इस बारे तफसील बता रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।